दो दोस्त रात के अंधेरे में नदी किनारे बैठकर बातें करती हुई और नदी के दूसरी तरफ लाइट जलती हुई। आरती नदी के उस पार सब अमीर लोग रहते हैं, वहाँ हर तरफ लाइट और रोशनी है। काश कि हमारी शादी भी नदी के उस तरफ हो जाती तो हम भी अमीर लोगों की तरह नदी के किनारे घूम पाते, ना कि नदी के पानी से घर के काम करते, वो भी अंधेरे में। पता नहीं हमारे यहाँ कब लाइट आएगी। सही कहा तूने, यहाँ तो कुछ नहीं है, चारों तरफ तो बस अंधेरा है। इतना बोलकर दोनों दोस्त अपने अपने घर आ जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और दोनों दोस्त की शादी हो जाती है। जहां शीतल की शादी नदी के दूसरी तरफ होती है तो वहीं आरती की शादी नदी के इस पार होती है। मेरा अमीर ससुराल कितना अमीर है, यहाँ कितनी सारी लाइट है, घर के बाहर भी लाइट की लड़ियां हैं और लाल नीली रंग की लाइट भी। घर में कितनी सारी लाइट जल रही है, लग रहा है जैसे किसी दुकान में आ गई हूँ। बहू, अपने दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। काजल, अपनी भाभी को उसके कमरे तक छोड़ देना और एसी भी चला देना। कुछ ही देर में शीतल का गृह प्रवेश होता है और शीतल अपने कमरे में जाती है, जहां ठंडी ठंडी एसी की हवा खाकर उसे काफी अच्छा लगता है। बिजली होने का कितना फायदा है, कितनी ठंडी हवा लग रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। ये हवा खिड़की भी बंद है, एक काम करती हूँ खिड़की खोल कर देखती हूँ। शीतल को समझ नहीं आता एसी क्या है और एसी की हवा कहाँ से आ रही है, इसलिए वो खिड़की खोलती है। खिड़की के बाहर उसे नदी का नजारा दिखता है। नदी के चारों तरफ भी लाइट जल रही होती है और कुछ लोग वहां बैठे होते हैं तो कुछ टहल रहे होते हैं। और तभी वहां निखिल आता है। अरे, एसी चल रहा है, खिड़की बंद कर दो। और रात काफी हो गई है, तुम कहो तो मैं लाइट बंद कर दूं? माफ करना, हमारे गांव में बिजली नहीं थी ना, इसलिए मुझे नहीं पता। अभी मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। जहाँ एक तरफ नदी के दूसरी तरफ शीतल अपने अमीर ससुराल में आकर खुश थी तो वहीं आरती अपने गरीब ससुराल जाकर अब भी उदास थी। करिश्मा बेटा, दिए का तेल खत्म हो गया है, उनमें तेल भर दे ताकि वो सारी रात जल सके। इतना बोलकर शांति अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और कुछ देर बाद करिश्मा एक हाथ में बाल्टी और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर नदी पर जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी भरकर लाती है। माँ, मैं पानी लेकर आ गई हूँ, पर बर्तन सुबह धोंगी, बहुत थक चुकी हूँ मैं। अच्छा ठीक है बहू, तुम थक गई होगी, एक काम करो, सारे दिए बंद करके सो जाओ। इतना बोलकर शांति भी अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां गुजरते समय के साथ आरती अपनी गरीब ससुराल वालों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही होती है तो वहीं अमीर शीतल अपने ससुराल में बिजली पर चलने वाली चीज चलानी सीख रही होती है। भाभी से ग्राइंडर कहते हैं, बस तार लगाओ, स्विच ऑन करो और मिक्सी चालू। और ये डब्बे जैसा क्या है काजल? ओ शीतल, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। ये डिब्बे जैसा दिखने वाला भी एक मशीन है जो बिजली पर ही चलता है और इसे हम लोग माइक्रोवेव कहते हैं। भाभी, आपके गांव में बिजली नहीं थी इसलिए आपको कुछ नहीं पता, पर फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं आपको सब सिखा दूंगी। इतना बोलकर काजल एक एक करके अपनी भाभी को घर में रखी सारी चीजें दिखाने और चलाने लगती है, साथ ही सिखाती भी है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन टंकी का पानी खत्म हो जाता है। माँ जी, इस नलके से तो पानी ही नहीं आ रहा, अभी एक बाल्टी नदी से पानी लेकर आती हूँ, नदी घर से ज्यादा दूर नहीं है। बहू, तुझे पानी लेने के लिए नदी नहीं जाना, तेरे मायके में लोग नदी पर काम करते थे, तेरा ससुराल बहुत अमीर है जहाँ हर चीज बिजली पर चलती है। बस स्विच ऑन करो, मोटर चालू और टंकी अपने आप भर जाएगी और इसे नलका नहीं टोटी कहते हैं। यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, नदी के किनारे ही मेरा घर है, पर नदी से कोई काम ही नहीं है। एक काम करती हूँ, आरती को फोन करके पूछती हूँ वो बेचारी अपने ससुराल में कैसी है, आखिर मैं उसे भी तो दिखाऊं कि बिजली होने के कितने फायदे हैं। अमीर ससुराल में आकर शीतल बदल चुकी थी, अब उसमें घमंड आने लगता है। कुछ ही देर में शीतल आरती को फोन करती है और उसी वक्त आरती अपनी नंद के साथ नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। भाभी, लगता है आपका फोन बज रहा है। हाँ, मेरी दोस्त का फोन है। कैसी है शीतल? मैं तुझे ही याद कर रही थी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? तेरे ससुराल में तो लाइट भी नहीं है, तुझे तो पहले की तरह अंधेरे में सारा काम करना पड़ता होगा ना। तुझे पता है मेरे ससुराल में तो बिजली है, हर वक्त यहाँ लाइट रहती है, पूरा घर लाइट से चमकता है और यहाँ हर एक चीज बिजली पर चलती है। मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे सब कुछ चलाना सिखा दिया, अब तो मैं शहरी लोगों की तरह एक्सपर्ट हो गई हूँ। ये तो अच्छी बात है, तेरा सपना पूरा हुआ। पर तुझे पता है बहुत जल्द हमारे इधर भी बिजली आ जाएगी, फिर मैं तुझे फोन करके पूछा करूंगी बिजली पर लाइट कैसे जलती है, पंखा कैसे चलता है, टीवी कैसे चलता है, तो तू मुझे बताना। हाँ, अगर तेरे घर ये सारी फैसिलिटीज हो पाए तो देखूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम गरीब हम अमीरों की कभी बराबरी भी कर सकती हो। यहाँ बिजली आ जाए और तुम एक मोटर लगवा लो ताकि नदी से पानी ना लेना पड़े, वही बड़ी बात होगी। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी दोस्त हूँ, कर दूंगी तेरी मदद। कुछ ही दिनों में शीतल के रंग ढंग बदल जाते हैं और बदली हुई शीतल को देख आरती बड़ी हैरान होती है और वो फोन रख देती है। कुछ देर बाद अपनी नंद के साथ कपड़े धोकर बाल्टी में पानी लेकर वो घर आती है और शाम होते ही लालटेन जलाती है।
पर तेल कम होने की वजह से लालटेन बंद हो जाती है, जिसके बाद वो टॉर्च जलाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी मिट्टी का तेल खत्म हो गया है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? बहू घर में 2 मोमबत्ती रखी है, तू उसे जलाकर खाना बना ले और हम सब रात में टॉर्च जलाकर खाना खा लेंगे। कल मैं देखती हूँ कहीं से मिट्टी का तेल का इंतजाम करके आती हूँ। अपनी सास के कहने पर आरती 2 मोमबत्ती जलाकर अंधेरे में खाना बनाती है और पूरा परिवार रात में अपने एक हाथ में टॉर्च जलाकर दूसरे हाथ से खाना खाता है। क्योंकि काफी अंधेरा होता है, इसलिए कई बार खाना बनाते हुए मिट्टी खाने में गिर जाती थी और ऐसा ही आज भी होता है। आरती क्या करती हो? आज भी चावल में कंकड़ है, मेरे मुंह में चला गया। बेटा तू बहू को क्यों कुछ बोलता है? बेचारी अंधेरे में खाना बनाती है, इसमें उसकी क्या गलती? माँ अंधेरे में खाना बनाना ही क्यों? क्या मैं ठंडा खाना नहीं खाता? तुम सूरज डूबने से पहले खाना बना दिया करो, मैं ठंडा ही खा लूंगा। क्योंकि आरती के वहां बिजली नहीं थी, इसलिए उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और समय गुजरता है तो वहीं एक दिन शीतल का पूरा परिवार उसे नदी किनारे ले जाता है, जहां वो लोग नाव पर बैठते हैं। शीतल, मैंने तुम्हें बताया था ना, नाव में बैठकर कैसे पैरों से पैडल मारना है ताकि हमारी नाव चले। चलो शुरू हो जाओ अब। शीतल अक्सर इसी तरह शाम के वक्त अपने पति के साथ नदी किनारे जाती, तो कभी वो नदी किनारे बैठती, तो कभी बोटिंग करती। समय यूं ही बीतता है और अब उसे अपने घर वालों से डांट सुनने को मिलनी शुरू हो जाती है। आज मैं बहुत थका हूँ, कितनी गर्मी लग रही है शीतल, जल्दी से एसी ऑन कर दो। मैं सुबह से कमरे का एसी चला रही हूँ, पर लगता है रिमोट खराब हो गया, आप सेल ले आओ। कैसी गवार बीवी मेरे पल्ले पड़ गई है। मैंने तुम्हें बताया था ना, एसी एमसीबी से चलाई जाती है। एमसीबी तो चालू करो पहले। यार तुम रहने ही दो, मैं खुद कर लूंगा। निखिल काफी तेज शीतल पर चिल्लाता है। बेचारी शीतल डर जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन माँ जी को बहुत तेज भूख लग रही है, इस खाने को क्या दूसरे बर्तन में पलटूं? स्टील के बर्तन को ही माइक्रोवेव में डाल देती हूँ। शीतल को माइक्रोवेव तो चलाना आता था, पर उसकी नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो स्टील का बर्तन माइक्रोवेव में रख देती है और पावरफुल कर देती है, जिस वजह से कुछ ही देर में माइक्रोवेव फट जाता है। हे भगवान, कैसी बहू उठाकर ले आई हूँ मैं। इसने अपने मायके में तो कभी बिजली का मुंह देखा नहीं और ये हमें भी अंधेरे में रखना चाहती है। अरे बेवकूफ, कितनी बार तुझे सिखाया कि बिजली पर कैसे मशीनों को चलाया जाता है। घर वालों की डांट खाकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो खाली समय में नदी किनारे बैठ अपनी दोस्त को याद करती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द आरती के गांव में भी लाइट आ जाती है और वो लोग भी अपने घर में एक पंखा और 2 लाइट लगाते हैं। भाभी, हमारे घर पर भी लाइट आ गई है आज रात को। तुम ना तो अंधेरे में खाना बनाओगी और ना ही हम सब अंधेरे में खाना खाएंगे, क्योंकि अब लाइट आ गई है तो बहुत जल्द हम समरसेबल भी लगवा लेंगे। फिर बिजली पर पानी हमारे घर, हमें नदी भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ करिश्मा, और देखो घर में लाइट जल गई, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी रोशनी है। मैं अभी अपनी दोस्त को फोन करती हूँ और उससे पूछती हूँ समरसेबल लगने पर कैसे चालू करना होता है पानी भरने के लिए, और क्या क्या चीज बिजली पर चलती है, ताकि मैं सारे सामान खरीद कर ला सकूं। उनके मोहल्ले में बिजली आने की सबसे ज्यादा खुशी आरती को होती है। अब वो भी अपनी दोस्त को दिखाने के लिए उसे फोन करती है और सारी बात बताती है। शीतल, तुझे पता है हमारे गांव में भी बिजली आ गई है। हमने तो एक पंखा और लाइट भी लगा ली है, बहुत जल्द समरसेबल भी लगाएंगे। तू बता रही थी ना मोटर चलाकर पानी भरा जाता है, और भी बहुत कुछ बता रही थी। मुझे तेरी मदद की जरूरत होगी तो तू मेरी मदद कर देना। तो तू मेरी मदद करेगी ना? आरती, तू मुझसे ज्यादा तेज है। तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता बिजली पर लाइट, पंखा, समरसेबल कैसे चलाया जाता है, पर यहाँ सबको पता है, बस मुझे छोड़कर। सबने मुझे सिखाया, पर फिर भी मेरी मोटी बुद्धि में कुछ नहीं घुसा। मैं तुझे क्या ही सिखाऊं जब मुझे खुद को कुछ नहीं आता। काश कि मैं भी तेरी तरह नदी के उस पार रहती और अंधेरे में काम करती, तो शायद मुझे यहाँ अपने ससुराल वालों की खरी खोटी नहीं सुननी पड़ती। मुझे उस दिन के लिए माफ कर दे। मैंने तेरे सामने कितना शो ऑफ किया, पर कहते हैं ना, भगवान सब देखता है। उन्होंने मुझे एहसास दिला दिया कि ज्यादा घमंड अच्छी बात नहीं। उस दिन शीतल का सारा घमंड टूट जाता है और बिजली आने की वजह से अब बार बार आरती को नदी से पानी नहीं लेना पड़ता है। शीला और कोमल दोनों ही बचपन के दोस्त थे। वो दोनों नदी में एक साथ नहा रही होती हैं और दोनों ही दोस्त रेस लगाती हैं। अब जैसे ही दोनों दोस्त अपनी तैराकी खत्म करके नदी से बाहर आती हैं, वैसे ही वहाँ आशा आती है और शीला का हाथ पकड़कर उससे कहती है, तू फिर आकर इस गंदी नदी में नहाने लगी। कितनी बार तुझे बोला है मैंने कि इस गरीब लड़की के साथ इस गंदे पानी में मत आया कर नहाने। अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो। माँ क्यों इतना नाराज होती हो? मैं तो बस यहाँ कोमल के साथ स्विमिंग करने के लिए आई थी। बड़ी आई अपनी इस गरीब दोस्त के साथ स्विमिंग करने वाली। कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी, फिर देखती हूँ कैसे तू इस लड़की के साथ नदी में तैरती है। तेरा हमने स्विमिंग पूल वाला ससुराल देखा है, अब तू वहाँ अपने स्विमिंग पूल में नहाना।
आशा अपनी बेटी को डांट कर उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाती है, तो वहीं कोमल भी अपने घर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही दोस्त की शादी नदी की दूसरी तरफ हो जाती है। जहां एक तरफ गरीब कोमल का घर नदी के पास ही होता है, तो वहीं शीला को स्विमिंग पूल वाला ससुराल मिलता है जो नदी से काफी दूर होता है। अरे वाह, मेरा घर कितना बड़ा और सुंदर है, पर माँ तो कह रही थी कि मेरे ससुराल में स्विमिंग पूल है, पर मुझे तो कहीं स्विमिंग पूल नजर ही नहीं आया। भाभी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब मेरी भाभी हमारे साथ इस घर में रहने के लिए आए। चलिए मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। इतना बोलकर काजल शीला को पूरा घर दिखाती है और लास्ट में छत पर ले जाती है, जहाँ छत पर अपना बड़ा और सुंदर स्विमिंग पूल देख शीला काफी खुश होती है। ये स्विमिंग पूल कितना बड़ा और सुंदर है, यहाँ तो मैं किसी भी वक्त अपनी दोस्त कोमल के साथ तैर सकती हूँ। हाँ भाभी, आप इस स्विमिंग पूल में किसी भी वक्त तैर सकती हैं। पर ये कोमल कौन है? माफ करना, स्विमिंग पूल देखकर मुझे अपनी दोस्त की याद आ गई। गांव में हम दोनों ही दोस्त नदी में रेस लगाया करते थे। जहां एक तरफ स्विमिंग पूल देख शीला को अपने दोस्त कोमल की याद आती है, तो वहीं अपने ससुराल पहुंचकर अपने घर के पास ही नदी देख कोमल अपनी सास से कहती है, अरे वाह, मेरा ससुराल तो बिल्कुल नदी के पास ही है। अब मुझे रोज रोज शीला के साथ नदी पर जाने के लिए माँ से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। भाभी आप क्या कह रही हैं? कौन शीला? माफ करना, दरअसल अपने घर के पास ही नदी देखकर मुझे अपनी दोस्त शीला की याद आ गई। मैं और शीला बचपन के दोस्त हैं और हम दोनों रोज अपनी माँ से बहाने करके नदी पर जाते थे और रेस लगाया करते थे, पर अब तो मैं उससे काफी दूर हूँ। कोई बात नहीं बहू, यहाँ तेरी दोस्त ना सही पर तेरी नंद तो है, तो करिश्मा के साथ स्विमिंग करना। अपने घर के पास नदी देख शीला को भी अपनी दोस्त की याद आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही दोस्त अपनी पग फेरे की रस्म के लिए मायके जाती हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही एक साथ घर आई हैं, तो शीला खुद को रोक नहीं पाती और कोमल से मिलने उसके घर आती है। अरे शीला बेटा, तू यहाँ, अगर तेरी माँ को पता चला तो वो फिर तुझ पर नाराज होगी। आंटी, मेरी माँ का तो काम ही है मुझ पर नाराज होना, मैं तो बस यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई थी। तुझे पता है कोमल, मेरे ससुराल में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। वहाँ रोज मेरी नंद मेरे साथ स्विमिंग पूल में नहाती है, पर मुझे तेरी बहुत याद आती है। तू कभी मेरे ससुराल आना, मैं तुझे अपना ससुराल घुमाऊंगी। मेरा घर भी बिल्कुल नदी के पास है, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बात करूंगी और बहुत जल्द तेरे घर आऊंगी तुझसे मिलने, वो भी अपने पति के साथ। शीला कोमल से बात करके वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और दोनों ही दोस्त अपने अपने ससुराल में अपना अपना घर संभालती हैं। काजल, तुम रोज मेरे साथ स्विमिंग पूल में नहाती हो पर तैरती नहीं, चलो आज हम दोनों रेस लगाते हैं। अरे बहू रहने दे, स्विमिंग पूल में नहाने से टैनिंग हो जाती है और वैसे भी इसको तैरना नहीं आता। माँ जी डरिए मत, मैं तो एक नंबर की तैराक हूँ। चलो काजल, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना बोल शीला काजल का भी हाथ पकड़कर उसे स्विमिंग पूल में उतारती है और उसे तैरना सिखाती है। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। जहाँ एक तरफ घर में स्विमिंग पूल होने का पूरा फायदा शीला उठा रही थी, तो वहीं घर के पास ही नदी होने की वजह से कोमल भी काफी मजे करती है। माँ जी, मैं करिश्मा के साथ नदी पर जा रही हूँ नहाने, वहीं कपड़े भी धो लूंगी। ठीक है बहू, पर ज्यादा देर नदी में मत रहना, मौसम बदल रहा है। कोमल अपनी सास की इजाजत लेकर अपनी नंद के साथ नदी में जाती है, जहाँ दोनों नंद भाभी काफी देर तक नहाती हैं और उसके बाद कपड़े धोकर घर आती हैं। समय गुजरता है और एक दिन, माँ जी, मैंने अपनी दोस्त शीला के बारे में बताया था ना, हमारी शादी को 1 महीने हो गए। मेरा बहुत मन है उससे मिलने का। बहू, अगर तुम्हारा इतना ही मिलने का मन है तो मुझसे क्या पूछ रही हो? अमित को बोलो तुम्हें ले जाएगा। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों कल ही चले जाओ, घर मैं संभाल लूंगी। वैसे भी कल अमित की छुट्टी है, क्यों अमित? हाँ क्यों नहीं, अगर कोमल ने मुझे पहले बताया होता तो हम 2 दिन के लिए चले जाते। अपनी सास की इजाजत लेकर कोमल को काफी अच्छा लगता है और वो अगले ही दिन अमित के साथ अपनी दोस्त से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ शीला कोमल और अमित को देख काफी खुश होती है और उन्हें अपना घर दिखाती है। तुम दोनों ने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। अगर थोड़ी देर पहले आते तो तुम्हें दिवाकर माँ जी से भी मिलाती। ये देखो, ये है मेरा कमरा, चलो मैं तुम्हें अपना रसोई दिखाती हूँ और उसके बाद स्विमिंग पूल। इतना बोल शीला अपनी दोस्त को अपने घर की रसोई, ड्राइंग रूम से लेकर गार्डन एरिया तक घुमाती है और लास्ट में छत पर ले जाती है और अपना स्विमिंग पूल दिखाती। स्विमिंग पूल देखकर दोनों दोस्त को अपने पुराने दिन याद आते हैं और वो दोनों मौका गंवाए बिना स्विमिंग पूल में तैरने के लिए पहुंच जाती हैं और कई दिनों बाद फिर से रेस लगाती हैं। और जैसे ही उन दोनों की रेस खत्म होती है, वहाँ सुमित्रा आती है। राहु, कैसे गरीब दोस्त पाले हुए हैं तूने, इनके कपड़े देख तू। भला इस गरीब लड़की के साथ हमारे इतने बड़े स्विमिंग पूल में तू कैसे तैर सकती है? और तुम बेशर्म की तरह मेरे घर में क्यों खड़े हो? निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? दोस्ती अमीरी गरीबी से नहीं होती। कोमल मेरी बचपन की दोस्त है, वो यहाँ मेरे कहने पर आई है। अमित और कोमल इस घर के मेहमान हैं।
मेहमान बराबरी के होते हैं बहू, और तुम बड़े बेशर्म हो, अभी तक यहीं खड़े हो। निकलो मेरे घर से। कोमल, अभी इसी वक्त स्विमिंग पूल से बाहर आओ, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। अपनी इंसल्ट अमित बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसी वक्त कोमल के साथ अपने घर आ जाता है और उस दिन के बाद कोमल काफी परेशान रहने लगती है। भाभी, आप जब से अपनी दोस्त के पास से आई हैं बड़ी उदास रहती हैं। चलिए ना, सारे बर्तन मैंने नदी के पास रखे हैं, बर्तन साफ करके नहाते हैं। ठीक है करिश्मा। करिश्मा के कहने पर कोमल उसके साथ नदी पर तो जाती है पर नहाती नहीं और करिश्मा को ये देख काफी बुरा लगता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन शीला और उसके परिवार को किसी काम से बाहर जाना होता है और वो लोग रात को रामपुर गांव पहुंचते हैं, जहां आगे रास्ता बंद होता है। माफ करना माता जी, आपकी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है, इसलिए रास्ता बंद है। अगर आपको कहीं समय पर जाना है तो आप नदी पार करके चली जाइए, दूसरा रास्ता नदी का ही है। माँ, अब क्या करें? ये गांव इतना छोटा है कि यहाँ कोई होटल भी नहीं मिलेगा। इतना बोलकर दिवाकर गाड़ी मोड़ लेता है और गांव में वहां के स्थानीय लोग से रहने की जगह पूछता है। तभी वहां कोमल शांति के साथ अपने घर जा रही होती है और उनकी नजर शीला के परिवार पर पड़ती है। शीला बहू, वो लड़की तेरी दोस्त है? लगता है उन्हें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, हम उनकी मदद करते हैं। इतना बोल शांति उनके पास जाती है और अपने घर चलने की विनती करती है। माँ, मान भी जाओ ना, बस एक रात की बात है। यहाँ से दोबारा घर गए तो कल दोपहर तक हम नहीं पहुँच पाएंगे शादी में। हाँ, मान जाओ ना। सबके जिद करने पर सुमित्रा मान जाती है और वह लोग कोमल के घर जाते हैं, जहाँ शांति पूरे परिवार का अच्छे से स्वागत करती है। मैं ये तो नहीं जानती आप सबको क्या पसंद है, पर मैंने आप लोगों के लिए इतनी रात को पास्ता पूरी सब्जी बनाई है और सुबह 4 बजे आपको नदी का सबसे अच्छा व्यू भी दिखाऊंगी, इसीलिए जल्दी खाकर सो जाइए। नदी के पास ही घर है, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। क्योंकि नदी के पास ही घर होता है इसलिए उन्हें गर्मी का भी एहसास नहीं होता और सुबह 4 बजे कोमल, शांति, अमित शीला के परिवार को नदी के किनारे ले जाते हैं, जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठकर सनराइज देखता है और ठंडी ठंडी हवा खाता है। माया, कितना अच्छा लग रहा है ना? और ये नज़ारा तो हमारे घर के पास भी नहीं है, स्विमिंग पूल से अच्छा तो नदी है। कितना ठंडा है यहाँ। अगर हमें सुबह 8 बजे ना निकलना होता तो मैं भाभी के साथ नदी में तैरती। सही कहा काजल, तूने, यहाँ सुकून तो बहुत है। कोमल, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दे। अरे बहू, तुम दोनों दोस्त कुछ देर के लिए मिली हो। मैंने बहुत सुना है कि तुम दोनों हमेशा रेस लगाती थी। आज मुझे भी देखना है कौन कितना अच्छा तैरता है। सही कहा आंटी आपने, चलो हो जाए आज तो। दिवाकर और शांति के कहने पर दोनों दोस्त नदी में तैरती हैं और एक साथ तैरकर बाहर निकलती हैं। इसके बाद पूरा परिवार सुबह अपने घर जाता है और अमित अपने पूरे परिवार के साथ उन्हें नदी के पास नाव पर बिठाता है। ये सब देख सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और नाव पर बैठी सुमित्रा उन सब से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना, जब तुम मेरे घर मेहमान बनकर आए तो मैंने तुम्हारी इंसल्ट की और आज जब हम मुसीबत में पड़े तो बिना सोचे समझे तुमने हमारी मदद की और नदी के पास इतना अच्छा नजारा दिखाया। अगली बार फिर से आना ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। कोई बात नहीं बहन, गलती इंसानों से ही होती है। माफी मांग सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ नाव के सहारे नदी के उस पार जाती है। समय गुजरता है और इस बार कोमल अपने पूरे परिवार के साथ शीला के घर जाती है, जहां उनका भी अच्छे से सम्मान किया जाता है।